हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल इजी पेपर। तो डियर, आप सब में से वो स्टूडेंट्स जो रेलवे की आरआरबी ग्रुप डी की एग्जामिनेशंस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को पता होगा रेलवे ने आरआरबी ग्रुप डी में कुछ 32,438 पोस्ट का बेसिकली नोटिफिकेशन निकाला था। इसकी अगर मैं फॉर्म फिलिंग की बात करूं तो फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी चालू हो चुकी है 23 जनवरी से, जो कि आपको 22 फरवरी 2025 तक ये फॉर्म फिलिंग प्रोसेस चालू रहेगा। तो अगेन आप सबसे आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमको इस फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में आ सकती है, कैसे ये फॉर्म फिलिंग प्रोसेस करना होगा ताकि हम प्रॉपर्ली एक ही बार में अच्छे तरीके से फॉर्म फिल कर सके, बाद में हमको उसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो बड़े लीनियर वे में देखते हैं कि किस तरीके से आपका ये फॉर्म फिलिंग प्रोसेस रहने वाला है। तो शुरुआत करेंगे रेलवे की जो आधिकारिक वेबसाइट है, यानी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी पर ये फॉर्म फिलिंग प्रोसेस होगा। कोई भी दूसरा माध्यम यानी ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म फिलिंग का कोई भी तरीका एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको अपना फॉर्म केवल और केवल ऑनलाइन माध्यम से भरना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप जनरली जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ऐसे ई मित्र पे जाके फॉर्म भरवा लेते हैं। अब उसके अंदर अगर आपके फॉर्म में कोई भी त्रुटि रह जाती, कोई भी अगर गलती रह जाती, तो उसका जिम्मेवार केवल आप खुद है। तो जब भी फॉर्म फिलिंग प्रोसेस आप कंप्लीट करवा रहे हैं, चाहे खुद से कर रहे हैं चाहे किसी और से करवा रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखें। अगर फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में कुछ भी एंट्री गलत फिल आउट हो गई और आफ्टर सिलेक्शन अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता, तो उसकी जिम्मेवारी केवल आपकी होगी, ऐसा रेलवे बोर्ड कहता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं किस तरीके से ये प्रोसेस को फुलफिल करना है। सबसे पहले आपने रेलवे का जो ऑफिशियल वेबसाइट उस पर जाना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, आपको आरआरबी ग्रुप डी का जैसे ही आप ये पेज खोलेंगे, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, क्रिएट एन अकाउंट और यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आप सभी में से वो स्टूडेंट जिन्होंने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का पहले कोई भी एग्जाम दिया है, तो आप लोग उनके डेटाबेस में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। आप लोगों को बिल्कुल नए सिरे से खुद को नया अकाउंट बनाकर अपने आप को रजिस्टर करवाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपने प्रीवियसली पिछले कुछ सालों में अगर रेलवे का कोई भी एग्जाम दिया है, तो यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, आप सीधा लॉगिन कर सकते हो। तो हम दोनों स्टूडेंट्स के हिसाब से बात करेंगे, जो जिन्होंने कभी भी कोई रेलवे का एग्जाम नहीं दिया पहले उनकी बात करते हैं, और जिन्होंने दिया है उनको क्या करना है उसकी भी बातचीत करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत में वो स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिन्होंने रेलवे का एग्जाम पहले कभी नहीं दिया। वो सीधा क्लिक करेंगे क्रिएट एन अकाउंट पर। जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहां पर जो भी मेल आईडी या जो भी मोबाइल नंबर आपके मांगे जाते हैं, वो मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपके चालू स्थिति में होने चाहिए। जब तक आपका एग्जामिनेशन पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, उस मेल आईडी को भी आप खाली रखिएगा। अगर ईमेल फुल होने वाला है तो भैया कुछ मेल को डिलीट कर दो। अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया तो उसकी जिम्मेदारी भी केवल आपकी। मोबाइल को रिचार्ज रखो, ईमेल आईडी को खाली रखिए। अगेन जैसे ही आप क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे, आपको ये एक नोटिफिकेशन देता है, कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर एनी सीएन इश्यूड बाय आरआरबी इन 2024 आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। यानी 2024 में जिस भी स्टूडेंट ने आरआरबी का कोई भी एग्जाम दिया है, उनको वापस से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, उनको सीधा लॉग इन कर सकते हैं वो लोग। ठीक है, इस ओके पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, एक नया पेज खुल जाएगा जहां आपसे डेटा मांगा जा रहा है। पूरा डेटा में आपको अपना नाम फिल आउट करना है, वापस से एक बार रीटाइप करना है, यानी अगेन दो बार करोगे तो आपकी कोई गलती होगी वो आइडेंटिफाई हो जाएगी। अगर आपने अपने नाम में कभी कोई चेंज किया है तो उसको आपको क्लिक आउट करना है कि आपने नाम चेंज किया, तो यस को दबाइए, यहां से आपसे पुराना नाम पूछेगा। उसके अलावा आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भरिए। ध्यान रखिएगा डेट ऑफ बर्थ वही भरनी है जो आपकी 10th की मार्कशीट में, क्योंकि आधिकारिक डेट ऑफ बर्थ वही। ठीक है, उसके अलावा बात करें, जेंडर फिल आउट करना है, फादर्स नेम मदर्स नेम दो बार टाइप करना पड़ेगा, फादर्स नेम भी मदर्स नेम भी। कहने का मतलब आपकी बेसिक डिटेल्स यहां पर ये पूछ लेते, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है दैट हैज बीन आस्क्ड, तो वो आपको फिल आउट करनी है। बड़ी अच्छे से तरीके से शांति से फिल आउट करना। जो नाम आपका, आपके पिताजी का, जो माताजी का आपके 10th की मार्कशीट में, एग्जैक्टली सेम स्पेलिंग, कोई स्पेस ज्यादा नहीं कोई स्पेस कम नहीं, वो चीज हमेशा ध्यान रखना। रीजन है बाद में यही सब छोटे छोटे कारण जो होते हैं ये फॉर्म रिजेक्ट होने के कारण बन जाते हैं। ठीक है, अगर हम आगे बात करें, इसके बाद आपसे आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद में आप जैसे जनरेट ईमेल ओटीपी क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहां फिल आउट करना है। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डाल के जनरेट मोबाइल ओटीपी पे जैसे आप क्लिक करेंगे, एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, उसको यहां फिल आउट करिए। उसके बाद जैसे हम आगे मूव करते हैं, यहां आपसे पूछता है आधार कार्ड वेरिफिकेशन। आप सभी स्टूडेंट्स जो एग्जाम देना चाहते हैं, आप सभी के पास एक वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए। तो अपने जो आधार कार्ड नंबर है वो यहां फिल आउट करिए और जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक कर दीजिए। जो भी आधार में आपने अपना मोबाइल नंबर डाल रखा है, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार के डेटाबेस में, उस पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहां फिल आउट कर दीजिए, वेरीफाई दबा दीजिए। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा पासवर्ड बनाने के बारे में। तो यहां पर आप अपना पासवर्ड बनाइए। पासवर्ड बनाते हुए ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपका जो पासवर्ड होना चाहिए उसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर सब होने चाहिए। यानी आपको एक ना एक कैपिटल लेटर यूज करना पड़ेगा उस पासवर्ड में, उसमें स्मॉल लेटर भी डालना पड़ेगा, उसमें कोई सिंबल भी डालना पड़ेगा आपको, और उसी के साथ साथ में आपको कोई नंबर भी उसमें पुट ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, जनरली आपको 8 कैरेक्टर्स का आपको ये पासवर्ड डेवलप करना है। 8 कैरेक्टर का पासवर्ड डेवलप करना है आपको, जो कि जिसमें ये चारों ही क्वालिटीज होनी चाहिए। यानी उसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, आपका एक सिंबल और एक न्यूमेरिकल वैल्यू ये होनी चाहिए। 2 बार आप पासवर्ड एंटर करिए, कैप्चा पे क्लिक करिए। कैप्चा जैसे ही हो जाता है यहां पर आ जाएगा प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट। अब आप इसके रेलवेज की वेबसाइट पर रजिस्टर हो चुके हैं। जैसे ही आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे आप रेलवे में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रेलवे के डेटाबेस में अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यानी अब आप कोई भी रेलवे का दूसरा एग्जाम देते हैं आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो ये रजिस्ट्रेशन पहले से कर चुके हैं। याद रखिएगा वो मोबाइल नंबर, वो ईमेल आईडी, वो पासवर्ड कहीं पर सुरक्षित रख लीजिएगा, ताकि फर्दर फ्यूचर में कहीं पर भी वो एग्जामिनेशन आपको देते हैं रेलवे का, वो डायरेक्टली आप उनके थ्रू लॉग इन कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिन्होंने वो चीज सहेज के रखी है, जिन्होंने आरआरबी का पहले कोई एग्जाम दिया है, तो वो क्लिक करेंगे सीधा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर। जैसे ही आप इस ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे कुछ इस टाइप का स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आपसे आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड पूछा जाएगा। आप अपनी एंट्रीज फिल आउट करिए, आप कैप्चा पे क्लिक करिए और लॉगिन दबा दीजिए सीधा। अगर पासवर्ड भूल गए हो तो यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन दे रखा है, इसको क्लिक करके आप अपने जो एंट्रीज है वो फिल आउट करके अपना पासवर्ड निकलवा सकते हो आपसे। ठीक है, चलिए जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपसे आधार ओटीपी मांगा जाएगा। यानी आपको यहाँ पे जनरेट आधार ओटीपी पे जैसे क्लिक करेंगे आप, आपके आधार नंबर में जो रजिस्टर्ड नंबर है उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल आउट करो, यहाँ पर टिक करिए। इसको जैसे क्लिक करेंगे इसमें टिक आ जाएगा और वेरीफाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये बेसिकली आपसे आधार सत्यापन कराया गया। जैसे आधार सत्यापन हो गया अब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सी आरआरबी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो भी आरआरबी जोन में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट करिए और यहां पर सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आप आरआरबी से कभी डी बार नहीं हो, आपको आरआरबी ने कभी भी डी बार नहीं किया कोई भी एग्जामिनेशन, तो उस पर क्लिक करिए और नेक्स्ट को दबा दीजिए। जैसे ही आप आगे मूव करेंगे ये सारा स्टेजेस दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए क्या है, सेम है। तो अभी उससे पहले जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन था वो नए स्टूडेंट्स के लिए अलग था, ये सारा प्रोसेस दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए, दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स के लिए सेम है। उसके बाद आपसे आपकी कम्युनिटी जाएगी, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में है तो उसको यहाँ पर क्लिक करिए। कास्ट क्या है आपकी, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, अगर आपको कोई भी कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर आपके पास है, अगर आप किसी मार्जिनल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है उसका नंबर, उसका डेट ऑफ इशू आपको यहाँ फिल आउट करना है, किस स्टेट में वो आपको सर्टिफिकेट मिला है और अथॉरिटी कौन है, किस अथॉरिटी ने आपको वो सर्टिफिकेट इशू किया है। तो ये सारा चीजें कम्युनिटी डिटेल्स फिल करना। अगर आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं लगता तो जैसे आप यहाँ अनरिजर्व्ड पे क्लिक करेंगे ये सारी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। जैसे ही आप अनरिजर्व्ड पे क्लिक करेंगे ये सारा कुछ भी आपको भरना नहीं पड़ेगा। आगे चलेंगे हम, नीचे आप देखेंगे फॉर्म में तो आपसे पोस्टल एड्रेस पूछ रखा है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आपको प्रेजेंट एड्रेस भी भरना है और परमानेंट एड्रेस भी भरना है। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं कि परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। तो आप अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पे फिल आउट करिए। नियरेस्ट टाउन कौन सा है, पिन कोड क्या है वो फिल आउट करना है। अगर दोनों आपके सेम है तो इसको क्लिक कर दीजिए, आपके दोनों ये एड्रेस में जो भी आप डेटा फिल करेंगे वो इस एड्रेस में ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना, जैसे ही आप आगे मूव करेंगे आपसे पूछा जाएगा एक्स सर्विसमैन है क्या, आपने अगर कोई आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कभी अपनी सर्विस दी है आप इसको टिक कर सकते हैं। इसको जैसे टिक करेंगे आपसे पूछा जाएगा किस डिवीजन में आप थे। अगर नहीं आपने कुछ किया तो नो क्लिक कर दीजिए। अगर आप कहीं पर डिसेबल्ड कैंडिडेट है, आपके पास कुछ फिजिकल डिसेबिलिटीज है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा स्क्राइब की आपको जरूरत है उसके लिए आप क्लिक कर सकते हैं, यानी आपको किसी श्रुति लेखक की जरूरत है तो वो भी आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस यानी ईबीसी से बिलोंग करते हैं तो उसकी एंट्री आपको देनी पड़ेगी। अगर आप ईबीसी से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ एंट्री कर दीजिए। ध्यान रखिए ईबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। ईडब्ल्यूएस यानी जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होते हैं वो आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के वो स्टूडेंट हो गए जो आपके पास बेसिकली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है तो उनको रिजर्वेशन का प्रावधान मिलता है। वहीं ईबीसी कैटेगरी का है बेसिकली प्रावधान क्या है वो आपके सामने मैं क्लियर कर देता हूं। ईबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो होंगे जिनका एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 50,000 होना चाहिए या फिर बीपीएल कार्ड होल्डर होने चाहिए। ठीक है, या फिर उनका ऐसा सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, जो कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के अंडर उनको शामिल किया गया है, या फिर
इज्जत एमएसटी जो रेलवे कार्ड इशू करता है वो इशूड होना चाहिए। इन चारों में से कोई भी कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है तो ही आप ईबीसी में बिलोंग करते हैं। ध्यान रखिए, ईबीसी में आपको फॉर्म फिलिंग फीस में छूट मिलती है, फॉर्म फिलिंग फीस आपकी माफ कर दी जाती है। अदरवाइज ईडब्ल्यूएस एंड ईबीसी बोथ आर डिफरेंट, दोनों को एक दूसरे से कंफ्यूज ना करिए। अगर आप रेलवे में सर्व कर रहे हैं तो यहां पर क्लिक करिए, इसको यस कर दीजिए। करंट एम्प्लॉयमेंट अगर आपकी कोई डिटेल है तो वो आप यहां पे फिल आउट कर सकते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन से आप बिलोंग करते हैं। हम उसके आगे बात करें तो आपसे बैंक डिटेल अकाउंट आपसे पूछी जाएगी कि आपको अपनी बैंक डिटेल फिल करनी होगी। आप सभी को पता होगा रेलवे जो है सीबीटी 1 के बाद में आपको अपना फॉर्म फीस का कुछ हिस्सा वापस जो है रिटर्न करता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आप जब अपना फॉर्म जो अपना बैंक डिटेल्स भर रहे हो, आपका अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, आपके पास क्या बोलते हैं, आपके पास जो आईएफएससी कोड है, वो सारी डिटेल्स आपसे पूछी गई है। ध्यान रखिए जब ये फॉर्म फिल कर रहे हैं ये डिटेल्स केवल आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी लोग आपके जो फॉर्म फिलिंग करने के लिए किसी ई मित्र वगैरह से भरते हैं ई मित्र के थ्रू, तो ये ध्यान रखिएगा ई मित्र वाले खुद का डिटेल ना भरते हैं, डिटेल आपका भरना है, नहीं तो सारा जो फॉर्म फीस रिफंड होगा वो ई मित्र वाले के खाते में जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको अपना खुद का डिटेल फिल आउट करना है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन आगे मूव करेंगे तो आपसे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी। आप सभी को पता होगा इस एग्जामिनेशन में जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास रखी गई है, यानी आप 10th पास ग्रेजुएट होने चाहिए इस एग्जामिनेशन को पढ़ने के लिए। तो आप अपनी 10th की मैट्रिकुलेशन की डिटेल्स यहाँ भरेंगे, आप अपने रोल नंबर भरेंगे, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, किस ट्रेड में या किस डिसिप्लिन में, स्टेट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर फिल आउट करेंगे, किस यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते थे, डेट ऑफ पासिंग क्या, कितने परसेंटेज आपने स्कोर किए। उसके अलावा अगर आप उसके बाद में भी आपने कुछ पढ़ाई की है, चाहे आपने आईटीआई करी, डिप्लोमा किया, उन सब की आप जो है एंट्रीज इसके बाद में यहाँ से ऐड दबाकर वो सारी एंट्रीज भी आप फिल आउट कर सकते हो। तो मिनिमम 10th की क्वालिफिकेशन तो भरनी ही है। उसके बाद में आपने अगर कोई क्वालिफिकेशन ली है तो जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप ऑप्शन आ जाएंगे, इनमें से आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करिए, उसकी डिटेल भी आप फिल आउट कर सकते हैं। देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने होंगे। अब डॉक्यूमेंट में मेजरली आपको 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, आपको अपना साइन अपलोड करना है, और अगर आपने कोई आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपने डाला, कैटेगरी का एंट्री डाली, उस कैटेगरी सर्टिफिकेट की फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी पड़ेगी। मैं आपको कुछ डायमेंशंस बताता हूं या कुछ स्पेसिफिकेशन बताता हूं जिसके हिसाब से आपको फोटो और साइन अपलोड करने हैं। अगर मैं फोटोग्राफ की बात करूं तो उसका जो डायमेंशन 35/45 mm का होना चाहिए, उसका फॉर्मेट जेपीजी या जेपीजी होना चाहिए, और उसका साइज 15 से 40 केबी के बीच में होना चाहिए। अगर हम सिग्नेचर की बात करें तो आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए वो व्हाइट पेपर पे काली इंक में ही होना चाहिए, नीले पेन से साइन नहीं करना है, फिर से फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण बन सकता है। वो चीजें ध्यान में रखिएगा। जो साइन करना है ब्लैक पेन से करना है, तो ब्लैक पेन से साइन करिए। जो आपका फाइल होना चाहिए वो 10 से 20 केबी के बीच का होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करें तो एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करने हैं, जिनकी साइज 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। और अगेन ये भी आपके पास फोटोग्राफ की फॉर्मेट यानी जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो आप जब फोटो अपलोड कर रहे हैं ध्यान रखिएगा जो फोटोग्राफ अपलोड करते हैं वो पिछले 2 महीने में खींची होनी चाहिए, यानी ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ जो है वो अलाउ नहीं की जाती है। उसके अलावा आपके पास इसमें अपन ध्यान रखें तो आपके पास फोटोग्राफ जो मोबाइल से आप सेल्फी लेते हैं वो सेल्फी अपलोड नहीं करनी, प्रॉपर आपके पास पासपोर्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर आपके सर पे कोई आपके पास कपड़ा धारण नहीं किया होना चाहिए। अगर आप चश्मा पहनते हो तो चश्मा जो होना चाहिए वो आपका क्लियर ग्लास का होना चाहिए, गॉगल्स वगैरह के अंदर फोटो ना खिंचाए, ठीक है। आपके सर पर कोई कपड़ा, कोई शेडो, कोई ज्वेलरी आपके नहीं पहनी होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो सर है, जो ललाट है वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल होना चाहिए। तो ये सारी कुछ स्पेसिफिकेशंस जो आपकी फोटोग्राफ में क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर आपका व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक से आपको साइन करना है, ठीक है। यहां पर इन्होंने ब्लैक और ब्लू दोनों अलाउ किया है, वहां पर अगर आप देख रहे हैं तो वहां पर केवल और केवल ब्लैक इंक का इन्होंने क्या रखा, तो आप बिना कोई प्रॉब्लम के ब्लैक इंक से साइन करिए, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। उसका जो साइज होना चाहिए 50/20 mm का होना चाहिए, ठीक है। साइन करते हुए ध्यान रखिएगा जो साइन करते हैं वो रनिंग लेटर्स में होना चाहिए, यानी अगर आपका नाम मान लीजिए अमन है तो आप ऐसा साइन करेंगे तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ये ब्लॉक लेटर्स कहलाते हैं। आपको अपना साइन रनिंग लेटर्स में ही करना पड़ेगा। तो आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए इट शुड बी इन रनिंग लेटर्स, ब्लॉक लेटर्स में अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, रनिंग लेटर्स का अलाउड है, ठीक है। जो फाइल का साइज है इट शुड बी बिटवीन 30 to 50 केबी, ठीक है। उसके बाद में बात करें जैसे ही आप साइन और फोटोग्राफ्स और ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं उसके बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा आपको कौन से जोन, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो आपको इनमें अपनी सीक्वेंसिंग खुद से अरेंज करनी पड़ेगी, कौन सा जोन आप प्रेफर करना चाहते हो, तो आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ से फिल आउट करनी पड़ेगी। जैसे ही आप किसी पर भी क्लिक करेंगे
वो यहाँ से उठ के इस तरफ में आपको एक दूसरे ब्लॉक में दिखने लग जाएगा। तो आपको अपनी सीक्वेंस खुद से अरेंज करनी पड़ेगी, किस सीक्वेंस में आप अपनी जॉब चाहते हैं, कौन सी पोस्ट को आप प्रेफर करना चाहते हैं। उसके बाद में आपको अपना डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा, किस जगह से आप फॉर्म भर रहे हैं। आपको अपना सिग्नेचर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, एप्लीकेंट सिग्नेचर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप क्लिक कर दीजिए प्रीव्यू एप्लीकेशन में। जैसे आप एप्लीकेशन प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, आपका पूरा एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें फिर से देख लीजिएगा, कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती आपको देखने को मिलती है, कोई भी चीज आपने गलत फिल कर दी है, तो आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा बैक जाने का, बैक जाके आप उसको वापस से सही कर सकते हैं। एक बार आपने पूरा एप्लीकेशन देख लिया, लास्ट में आपको देखने को मिलेगा फाइनल सबमिट। ध्यान रखिएगा, एक बार फाइनल सबमिट हो गया, अब इसमें एरर रेक्टिफिकेशन कोई आपका चांस नहीं है, आपका एरर आप रेक्टिफाई कर पाएंगे और फॉर्म आपका, अगर इन केस आपने कुछ गलत डेटा फिल कर दिया है, वो रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने जैसे ही इस पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, ऐसा एक पॉपअप विंडो आ जाएगा जिसपे लिखा हुआ है एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। यानी एक बार इस सबमिट पे क्लिक कर दिया, उसके बाद इस फॉर्म में अब कोई भी चेंज आप नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये सब चीजों को जैसे ही आप फुलफिल करेंगे, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होना आपका क्लियर तब ही होगा जब आप पेमेंट कंफर्म करेंगे। आपका पेमेंट अगर क्लियर नहीं होता है तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं है। आप ये ना सोचिएगा कि सर ने फॉर्म सबमिट कर दिया है तो फॉर्म क्लियर हो गया। यहाँ पर आपको दिखा रहा है आपको कितना फी पे करना पड़ेगा, अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से आपको पता है कितना फी पे करना है। जैसे ही यहाँ पे आप फी देखते हैं, यहाँ पर आपको पे विद ई SBI का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप यहाँ से SBI ई पे के थ्रू, अपने UPI कार्ड सबके थ्रू आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट ही एप्लीकेबल है। कोई भी आपको कहता है ऑफलाइन पेमेंट का ऑप्शन है, तो ऑफलाइन पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है, वो चीज का ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन आप पे करिए इसके थ्रू और आपका फॉर्म फुली सबमिट हो जाएगा। बात करते हैं इजी प्रेप ने आप सभी के लिए इस ग्रुप डी की पोस्ट के लिए एक जबरदस्त बैच लॉन्च किया ताकि आपकी जो तैयारी है फॉर्म फिल करने के बाद एग्जाम में आप प्रॉपर तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए और अपनी जॉब सिक्योर कर पाए। उसके लिए इजी प्रेप लेकर आया आप सबके लिए संकल्प RRB ग्रुप डी बैच। अगर मैं इस बैच के बारे में बात करता हूं तो यहाँ पर आपको सारे लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, यानी लाइव लेक्चर्स, और उनके बाद में जैसे ही लाइव लेक्चर कर्टेल होता है उसके बाद में उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी। आपको सभी लेक्चर्स के PDF नोट्स आपको मिलेंगे जो कि प्रिंटेबल फॉर्मेट में होंगे, यानी आप उन्हें प्रिंट कर सकते हैं। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी, यानी जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद उसकी प्रैक्टिस शीट आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आप प्रैक्टिस जो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाए उस चीज की। लाइव PY के सॉल्यूशंस कराए जाएंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हुए उनको लाइव सॉल्व करवाया जाएगा ताकि आप अपने आप को बेहतर तरीके से केपेबल मान सके कि हम भी उन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, यानी आपको ना केवल किसी सब्जेक्ट में महारत बल्कि पूरे पेपर का भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, सारे लेक्चर्स एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के द्वारा लिए जा रहे हैं। कंप्लीट रिवीजन सेशंस लिए जाएंगे एग्जाम से पहले, स्पेशल डाउट सेशंस होंगे और 24/7 टेक्निकल सपोर्ट भी आपको इधर देखने को मिलता है। अगर मैं बात करता हूं डियर, इतना सब तो मिल रहा है सर, प्राइस बहुत हैवी होगा। जी नहीं, कहां, नीचे थोड़ा नजर घुमाइए। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 1 ईयर वैलिडिटी का जो आपका बैच है इट इज अवेलेबल ओनली फॉर 499, यानी केवल 500 रुपए में, 500 से भी 1 रुपया कम, उसके अंदर आपको 1 साल की वैलिडिटी का कोर्स मिल रहा है। इफ यू आर गोइंग फॉर 2 ईयर वैलिडिटी यू कैन गो फॉर 799, और लाइफ टाइम वैलिडिटी यानी 5 इयर्स की वैलिडिटी के लिए केवल मात्र 1199 रुपए। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करके बेहतर तरीके से खुद को RRB ग्रुप डी क्वालिफाई करने के लिए सुसज्जित कर सकते हैं। तो वेट करेंगे आप सभी का। करना क्या है, इजी प्रेप का मोबाइल ऐप मिलेगा आपको प्ले स्टोर पे, डाउनलोड कीजिए और एनरोल कर लीजिए खुद को इस संकल्प RRB बैच में। थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।